गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। थर्ड ईयर के सेकंड पार्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रांस की राज्य क्रांति, जिसमें हमने फ्रांस की राज्य क्रांति के विभिन्न कारणों और उसके विरुद्ध जो लुई 16वें की गतिविधियां थी उस पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी। आपको याद होगा टेनिस कोर्ट की शपथ किस तरह से उसमें व्यवधान उत्पन्न किए गए थे और अंततः जो क्रांतिकारी थे उन्हें सफलता हासिल हुई थी स्टेट जनरल का अधिवेशन कराने के संबंध में। इसके बाद देखिए जो प्रमुख रूप से घटनाएं घटित हुई थी उनमें सर्वप्रथम आता है नई विधानसभा। 1 अक्टूबर 1791 ईस्वी को नई विधानसभा का अधिवेशन शुरू हुआ। यद्यपि इसका जो समय रखा गया था वो 2 वर्ष के लिए था, इसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए रखा गया था, लेकिन ये विधानसभा जो थी वो 1 वर्ष से भी कम समय ही अपना कार्य पूरा कर पाई थी। यद्यपि लुई 16वें के प्रति इस समय जो जनता में अविश्वास था वो बढ़ता जा रहा था, अर्थात लुई 16वें के प्रति जनता का असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। इसके अलावा आप देखिए जहाँ एक और जनता में अविश्वास बढ़ रहा था और जो चित्र प्रस्तुत किया जा रहा था वो वास्तविकता से बिल्कुल ही परे था। ऐसी स्थिति में आप देखिएगा पादरियों के द्वारा जो व्यवहारिक संविधान था उस संविधान की शपथ लेने की जब बात कही गई तो पादरियों ने उस व्यवहारिक संविधान की शपथ लेने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, लवादे नामक स्थान पर पादरियों के नेतृत्व में हजारों से जो किसान थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। अब स्थितियां ऐसी थी कि दिन पर दिन जो अव्यवस्थाएं हैं, जो अराजकता का दौर था वो बढ़ता ही जा रहा था। ऐसी स्थिति में इस नई विधानसभा के द्वारा इन पादरियों के विरुद्ध एक आज्ञप्ति जारी की गई, लेकिन लुई 16वें ने यहाँ भी आप देखिएगा जो संविधान द्वारा उसे विशेषाधिकार दिया गया था उस विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए विधानसभा द्वारा जारी की गई उस आज्ञप्ति को उसने रद्द कर दिया। स्वाभाविक है जब राजा के द्वारा इस तरह की कार्यवाही की जाएगी तो जो विद्रोही थे उनकी उत्साह जो था, उनका हौसला जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। कहीं ना कहीं यदि हम देखें अभी भी लुई 16वां कुलीनों और पादरियों को अपना सहयोग और समर्थन प्राप्त कर रहा था। फ्रांस की क्रांति के बाद आप देखिएगा बहुत सारे कुलीन वर्ग के लोग जो थे वो फ्रांस छोड़ करके चले गए थे और सिर्फ कुलीन ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में पादरी जो थे वो भी फ्रांस छोड़ करके भागने लगे थे और ऐसे कुलीनों और पादरियों को संज्ञा दी गई भगौड़ों की। इन्होंने आप देखिए फ्रांस की जो पूर्वी सीमा थी, फ्रांस की उस पूर्वी सीमा पर 20,000 सैनिकों की एक विशाल सेना भी तैयार कर ली थी ताकि समय पड़ने पर इसकी सहायता से वे फ्रांस में प्रवेश करें और अपने विशेषाधिकारों को पुनः प्राप्त करने में सफल हो सकें। अब इस कंडीशन में भी विधानसभा के द्वारा पुनः इन भगोड़ों के प्रति आज्ञप्ति जारी की गई और इन्हें ये कहा गया कि जो 20,000 सैनिकों की संख्या या सेना इनके द्वारा तैयार की गई है उसको समाप्त कर दिया जाए। साथ ही साथ उनके सामने ये प्रस्ताव भी रखा गया कि यदि वो फ्रांस लौटते हैं तो उनको पूरा मान सम्मान उनका जो था वो प्रदान किया जाएगा और साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी गई यदि वो इस आज्ञप्ति को स्वीकार नहीं करते हैं उस कंडीशन में इन कुलीनों की और पादरियों की जितनी भी संपत्ति अभी फ्रांस में थी उस समस्त संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। संभवतः इसके पीछे शायद ये उद्देश्य रहा होगा कि शायद संपत्ति के लालच में आकर के ये पादरी और कुलीन वर्ग के लोग जो फ्रांस छोड़ करके जा चुके हैं वो पुनः वापस लौट आए। लेकिन यहाँ पर आप फिर देखिएगा इस बार पुनः लुई 16वें के द्वारा ये जो आज्ञप्तियाँ जारी की गई थी उनको रद्द कर दिया गया।
अभी तमाम परिस्थितियां इस ओर संकेत करती हैं कि लुई 16वां अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए कहीं ना कहीं अभी भी इन कुलीनों और पादरियों को अपना 100% सहयोग और समर्थन प्रदान कर रहा था। अब जिस समय फ्रांस में इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी, तभी फ्रांस की घरेलू राजनीति में कुछ संगठन जो थे वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्थापित किए गए, जिनमें सबसे पहला है आपका जैकोबिन क्लब। और फ्रांस की घरेलू राजनीति में इन संगठनों और इन गोष्ठियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप देखिए इसमें जो जैकोबिन और कार्दली क्लब, जो दूसरा पहला जैकोबिन दूसरा कार्दली क्लब जो है वो काफ़ी विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। और जैकोबिन क्लब जो था विधानसभा के अनेक सदस्य विधानसभा में इसके सदस्य थे। साथ ही साथ आप देखिए ये पेरिस का जैकोबिन क्लब जो है वो पेरिस का प्रतिनिधित्व कर रहा था, क्योंकि इसके सदस्य अधिकांश पेरिस से ही रिलेटेड थे या पेरिस के ही निवासी थे। और रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का प्रमुख सदस्य था। परीक्षा की दृष्टि से भी आप देखिए जैकोबिन क्लब जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से तैयार भी करेगा छोटे क्वेश्चन के रूप में। और इसकी जो शाखाएं थी जैकोबिन क्लब की वो हज़ारों की संख्या में इसकी शाखाएं पेरिस और फ्रांस के विभिन्न भागों में फैल चुकी थी, ताकि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको अपने अपने प्रदेश स्तर पर भली भांति अंजाम दिया जा सके। इसके बाद कार्दली क्लब जो है ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, यद्यपि इस क्लब के जो विचारधारा थी वो गणतंत्रीय विचारधारा थी और इसका जो प्रमुख नेता था उसका नाम था दांतो। तो अपने गणतंत्रीय विचारों को प्रसारित करने के उद्देश्य से इसके सदस्य जो थे वो कड़ा परिश्रम कर रहे थे, यानी ये लोग राजतंत्र का समर्थन नहीं कर रहे थे। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन आता है जिरोंडिस्ट। फ्रांस के जिरोंड प्रांत से अधिकांश सदस्य जो थे वो इस संबंध रखते थे, इसलिए इस दल का नाम जिरोंडिस्ट दल रखा गया था। साथ ही साथ आप देखिए इस क्लब की एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि इसमें अधिकांश सदस्य जो थे वो युवा थे और इनकी जो नेता थी मदाम रोला वो भी एक युवती थी और बहुत ही रोमांटिक स्वभाव की महिला थी। तो आप देखिए यहाँ पर स्थिति ये थी, युवाओं की संख्या अधिक होने के कारण उनमें उत्साह भी अधिक था और जनता को भड़काने के लिए भड़काऊ भाषण भी इनके द्वारा निरंतर प्रसारित किए जाते रहे थे। तो इस तरह से अब फ्रांस की घरेलू राजनीति में ये महत्वपूर्ण संगठन और गोष्ठियाँ जो थे वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अब हम बात करते हैं युद्ध का आरंभ। 20 अप्रैल 1792 ईस्वी को फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और देखिए ये युद्ध जो था काफ़ी लंबे समय तक चला था। 23 वर्ष तक ये युद्ध की स्थितियाँ जो रही वो बनी रही थी, जिसका अंत हुआ था 1815 ईस्वी में वाटरलू के मैदान में। आप लोग भली भांति परिचित होंगे, वाटरलू का युद्ध जो था वो विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है, जब नेपोलियन बोनापार्ट को उसकी बढ़ी हुई महत्वाकांक्षाओं का अंत करने के लिए विश्व स्तर पर नेपोलियन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यूरोपीय देश इकट्ठे होकर के उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए थे और वाटरलू के मैदान में उसे पूर्णतः शिकस्त दी थी और इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हुआ था, जिसे हम अगले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए युद्ध जो स्टार्ट हुआ था उस युद्ध के कारण थे, पहला फ्रांस के भगोड़े जो थे उन्हें ऑस्ट्रिया ने संरक्षण दे रखा था, यानी फ्रांस से जो कुलीन और पादरी भागे थे ऑस्ट्रिया उनकी शरण स्थली बना हुआ था। साथ ही साथ आप देखिए इस समय विधानसभा के द्वारा 2 आज्ञप्तियां पुनः जारी की गई थी, एक विद्रोही पादरियों को सजा देने के संबंध में और दूसरी थी पेरिस की रक्षा के लिए 20,000 सैनिकों की व्यवस्था की जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें एक बार लुई 16वें के द्वारा
विधानसभा द्वारा जारी की गई ये दोनों आज्ञप्तियाँ जो थी उनको रद्द कर दिया गया था। इसी समय कई ऐसे देश थे जो ऑस्ट्रिया को सहयोग प्रदान कर रहे थे और संभवतः फ्रांस में राजतंत्र की पुनर्स्थापना, राजा के मान सम्मान को बचाने के लिए वो राजतंत्र का सहयोग कर रहे थे। और इसमें प्रशियन सेनापति था ब्रुन्सविक। प्रशियन सेनापति ब्रुन्सविक, उसने ये घोषणा प्रकाशित की जिसमें उसने फ्रांसीसी जनता को यह आदेश दिया कि वह अपने राजा को स्वतंत्र कर दे, अन्यथा पूरा पेरिस जो था उसको तहस नहस कर दिया जाएगा। इस तरह से अब फ्रांस में राजतंत्र के पक्ष में उसको बाहरी देशों से भी लुई 16वें को सहायता प्राप्त होने लगी थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कम्यून का शासन। 10 अगस्त को भयंकर विद्रोह हुआ था जब ब्रुन्सविक की घोषणा की गई थी। तो जो विद्रोही थे उनमें विद्रोहात्मक गतिविधियां जो थी वो और अधिक भड़क उठी थी और ऐसी स्थिति में 10 अगस्त 1792 ईस्वी को इन विद्रोहियों के द्वारा भयंकर विद्रोह किया गया। उन्होंने सीधे फ्रांस के राजमहल पे धावा बोला और बड़ी संख्या में आप देखिए यहाँ पर लगभग 800 जो स्विस रक्षक थे वो मारे गए थे। इतना ही नहीं, जो विद्रोही थे उनमें से भी लगभग 5000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो एक बहुत बड़े विद्रोह को अंजाम दिया गया था 10 अगस्त को। तो ऐसी कंडीशन में जब कम्यून का शासन स्टार्ट हुआ तो 10 अगस्त का जो विद्रोह था उसकी मारकाट के लिए फ्रांस की क्रांतिकारी समिति जो थी उसको उत्तरदायी ठहराया गया, जिसमें फ्रांस का जो जैकोबिन क्लब था उसकी प्रधानता अधिक थी। तो कम्यून के द्वारा जैकोबिन क्लब को 10 अगस्त के हुए विद्रोह के लिए उत्तरदायी माना गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा वो जो जैकोबिन क्लब था वो भी राजतंत्र के पक्ष में नहीं था और अब उन्हें एक बार स्थिति ये हो रही थी कि किसी भी प्रकार से राजा को हटाया जाए, जबकि विधानसभा के द्वारा जो राजा का पद था उसको अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। अब चूंकि सीधे राजा को हटाया जाना संभव नहीं हो पा रहा था तो ऐसी कंडीशन में आप देखिएगा एक नए संविधान के गठन की बात की जाने लगी, जिसके लिए एक संविधान का आयोजन करना आवश्यक था, क्योंकि वर्तमान में जो संविधान था वो राजतंत्र का समर्थन कर रहा था या वो राजतंत्रीय पद्धति पर आधारित था। ऐसी स्थिति में आप देखिए जो परिस्थितियां थी वो पुनः एक बार विद्रोह के लिए उत्पन्न हो रही थी या विद्रोह के लिए अब परिस्थितियां पुनः बनती जा रही थी। इसके बाद आप देखिए जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन का शासन स्टार्ट हुआ और क्योंकि कम्यून का जो शासन था वो अंत तक आते आते इतना अधिक अत्याचारी और अन्यायपूर्ण हो गया था। आप देखिए 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक लगभग 1200 लोगों को खुले रूप से गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था या 1200 लोगों को खुले रूप से मृत्युदंड दे दिया गया था। इस तरह से एक बर्बरतापूर्ण शासन जो था वो चलाया जा रहा था कम्यून के माध्यम से। तो जनता के अंदर निश्चित रूप से जो असंतोष था वो और अधिक बढ़ रहा था और कम्यून के उस अत्याचारी शासन के बाद शुरू होता है कन्वेंशन का शासन, जो ये तीसरी क्रांतिकारी सभा थी जिसने 20 सितंबर 1792 से 26 अक्टूबर 1795 ईस्वी तक शासन किया था और अपने इस 3 वर्ष के लगभग 3 वर्ष के शासनकाल में उसने जो चेंजेस किए उनमें सर्वप्रमुख चेंजेस था गणतंत्र की घोषणा करना, क्योंकि इस समय गणतंत्र की विचारधारा जो है वो काफ़ी प्रभावशाली हो रही थी और लोग अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए गणतंत्र के समर्थक बनते जा रहे थे। 21 सितंबर जब गणतंत्र की घोषणा हुई, 21 सितंबर 1792 ईस्वी को आप देखिए एक बहुत बड़ा कदम था और बिना किसी धूमधाम के, बिना किसी समारोह के एक प्रस्ताव पारित करके फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा करके राजतंत्र के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। अब
स्थितियां जो थी वो पुनः राजतंत्र या लुई 16वें पादरियों और कुलीन वर्ग के लिए विपरीत होती जा रही थी। और धीरे धीरे आप देखिए फ्रांस की राजनीति में अन्याय और अत्याचार जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। चाहे कार्डली क्लब के सदस्य हो, चाहे जैकोबिन क्लब के सदस्य हो, चाहे कम्यून का शासन हो, हर आदमी, हर क्लब, हर राजनीतिक संगठन अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। तो अब स्थितियां जो है वो इतनी अधिक बढ़ गई थी कि अंत में लुई 16वें का वध भी कर दिया गया था। राजा के वध के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, मतदान कराया गया। कुल 721 सदस्य थे, उनमें से 387 सदस्यों ने राजा को मृत्यु दंड देने और 334 सदस्यों ने इसके विरोध में अपना मत दिया था। और अंत में 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16वें को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। आप देखिए जो फ्रांस अपने राजतंत्र के लिए प्रसिद्ध था, जहां पर अभी तक लंबे समय से राजतंत्र चलता आ रहा था, आज स्थितियां ये हो गई थी कि फ्रांस के राजा को खुले रूप से गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। अधिकांश सदस्यों का, इन संगठनों का, इन उग्रवादी विचारधाराओं के लोगों का ये मानना था कि राजा को मृत्यु दंड देने के लिए किसी प्रस्ताव को पास करने की भी आवश्यकता नहीं है। स्थितियां बड़ी विकट होती जा रही थी। कुल मिलाकर अंततः लुई 16वां जो था उसका अंत हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। और फ्रांस में ये जो दौर था वो गृह युद्ध का दौर था और गृह युद्ध की ज्वाला जो है वो बड़ी तेजी से भड़क रही थी। इन्हीं परिस्थितियों में फिर आप देखिए जिरोंदिस्ट दल जो काफ़ी उग्रवादी था, उसके सदस्य जो थे उग्र विचारधारा के थे, उसका सफाया कर दिया गया। और 1793 ईस्वी में फ्रांस में पुनः एक नए संविधान का गठन किया गया, जिसके द्वारा एक स्थायी सरकार भी बनाई गई। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आतंक का राज्य और डायरेक्टरी के शासन के साथ पुनः हम लोग फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।